पोशाली मेरी बातों से काफ़ी हद तक मुतासिर हो गई थी। पाकिस्तान से उसे भी बहुत मोहब्बत थी, इसलिए कि जिस मुल्क यानी समरकंद और बुखारा से वो आई थी वहाँ लोग घरों में ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं कर सकते थे। उसने कहा पाकिस्तान से हमारा भी दीनी रिश्ता है, पाकिस्तान से यही लगाव और मोहब्बत थी जिसने मुझे तुम्हारे साथ इस मिशन में शरीक होने पर आमादा किया। हमारे लिए भी पाकिस्तान हमारी आरजुओं की मंजिल है। पोशाली की गुफ्तगू ने मेरे दिल में मौजज़न वतन पाक और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के एहसासात और अज़ाइम को मज़ीद ताकत अता करती थी। हम बातें करते करते नारियल के झुंड के आखिरी किनारे तक पहुंच गए। अब हमें लाइट हाउस की घूमती हुई रोशनी साफ नजर आने लगी। हमें उस रोशनी से बचकर लाइट हाउस के अकब में जाना था। मेरे लिए ये इलाका अजनबी था, मगर पोशाली इससे खूब वाकिफ थी। हम ऊंची चट्टानों की आड़ लेते लाइट हाउस की रोशनी से अपने आप को बचाते लाइट हाउस के अकब की तरफ चल रहे थे। लाइट हाउस की रोशनी घूमकर हमारी तरफ आती और हम जल्दी से किसी पत्थर के पीछे छुप जाते। इसी तरह आंख मचोली करते हुए हम लाइट हाउस के अकब में आ गए। अभी तक मैंने इस इलाके को नहीं पहचाना था। पोशाली एक जगह बैठ गई। लाइट हाउस की रोशनी हमारे सरों के ऊपर से गर्दिश करती गुजरती जाती। उसने उंगली से कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें इन दरख्तों में जाना है। वहां से हमें वो पगडंडी मिलेगी जो अपने एजेंट की खुफिया कमीनगाह की तरफ जाती है। दरख्तों तक का फासला निस्फ फरलांग से ज्यादा नहीं था, लेकिन मुसीबत ये थी कि हर 7 सेकंड के बाद लाइट हाउस की घूमती हुई रोशनी उस जगह पड़ती जहां किसी दरख्त या चट्टान की आड़ भी नहीं थी। मैंने आहिस्ता से कहा, हमें यह फासला भाग कर तय करना होगा। पोशाली ने एक नज़र लाइट हाउस की तरफ डाली जो साहिल समंदर की एक बुलंद चट्टान पर रोशनी के मीनार की तरह खड़ा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर हमने यहाँ से भागना शुरू किया तो लाइट हाउस की रोशनी इन दरख्तों तक पहुँचते पहुँचते हम पर 10 मरतबा मजीद पड़ेगी। मैंने कहा, क्या हम किसी दूसरी तरफ से इन दरख्तों में नहीं पहुँच सकते? वो बोली, नहीं, दूसरा रास्ता सड़क का रास्ता है और वहाँ जाना खतरनाक साबित हो सकता है। पुलिस वहाँ जरूर मौजूद होगी। मैंने कहा, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ते हैं। मैं आगे बढ़ने लगा तो पोशाली ने मुझे बाजू से पकड़कर रोक लिया। उसकी नीली आंखें रात के अंधेरे में चीते की आंखों की तरह चमक रही थीं। उसने गिरदोपेश का गहरी निगाह से जायजा लिया, फिर बोली, हम 10-15 कदम का फासला रखकर और झुककर भागेंगे। 1, 2, 3। जब लाइट हाउस की रोशनी हमारे ऊपर से गुजर गई तो मैंने झुके झुके सामने वाले दरख्तों के झुंड की तरफ भागना शुरू कर दिया। गीली रेत पर ज्यादा तेज नहीं दौड़ा जा रहा था। 7 सेकंड बाद मैंने दाएं जानिब रोशनी की एक तवील और रोशन लहर को आते देखा। हम वहीं जमीन पर लेट गए। रोशनी मेरे ऊपर से निकल गई तो मैं उठकर दोबारा भागने लगा। पोशाली भी झुकी झुकी मेरे पीछे भागी चली आ रही थी। रोशनी हमारे ऊपर आती तो हम जमीन पर लेट जाते, रोशनी निकल जाती तो दोबारा उठकर दौड़ने लगते। ऐसा करने से हम बहुत जल्द थक गए। आखिर हमने मुश्किल मरहला तय कर लिया। दरख्तों में पहुंचते ही हम जमीन पर लेट गए। सांस दुरुस्त हुई तो पोशाली ने सरगोशी में कहा, अब यहाँ से निकल चलो। पोशाली उठकर चलने लगी तो मैंने उसकी तकलीद की। कोई 1 फरलांग तक हम केले के दरख्तों में घिरी हुई सड़क पर चलते रहे, फिर एक पगडंडी पर उतर गए। ये पगडंडी एक टूटे फूटे कदीम मीनार के करीब से होकर तालाब के पास आई तो मैंने रास्ते को पहचान लिया। आगे नारियल और जंगली केलों के बेशुमार दरख्त थे। इन दरख्तों से निकले तो अंधेरे में हमें अपने एजेंट के बोसीदा क्वार्टर्स का हयूला दिखाई दिया। पोशाली रुक गई, मुझे एक तरफ दरख्तों में ले गई और सरगोशी में बोली, तुम यहीं ठहरो, मैं आगे जाकर देखती हूँ कि वहाँ कोई खतरा तो नहीं है। मैं केले के चौड़े चौड़े पत्तों वाले दरख्तों की ओट में हो गया। पोशाली ढलानी और एक तरफ को झुकी हुई छत वाले खस्ताहाल वीरान क्वार्टर की तरफ बढ़ी। बहुत जल्द वो अंधेरे में मेरी नजरों से ओझल हो गई। चंद सेकंड बाद उसका साया नमूदार होकर मेरी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उसने करीब आकर बताया कि क्वार्टर खाली पड़ा है और सामने वाली झुग्गी भी खाली है, जहां कभी अपने एजेंट का मुलाजिम बूढ़ा सिन्हाली रहा करता था। हम बेधड़क क्वार्टर में दाखिल हो गए। बांस की चारपाई अभी तक वैसे ही बिछी हुई थी। अंधेरा इतना था कि क्वार्टर के अंदर आने के बाद हमें एक दूसरे को देखना मुहाल हो गया। मैंने दरवाजा खोल दिया। गीली रेत और समंदरी चट्टानों में चल चल कर हम थक गए थे। पोशाली ने कहा, यहाँ बैठना ठीक नहीं है, बाहर आ जाओ। हम क्वार्टर के सामने दरख्तों के नीचे घास पर बैठ गए। मैंने इधर उधर से सूखे पत्तों को जमा करके उन्हें सुलगा दिया ताकि मच्छर भाग जाएं, जिन्होंने फौरन ही हम पर हल्ला बोल दिया था। पोशाली कहने लगी, अब सुबह होने से पहले पहले हम में से किसी एक को अपने एजेंट के पास टेम्पल रोड वाली दुकान पर जाना होगा ताकि उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए। हमारे मिशन की नाकामी का तो उसे इल्म होगा, अलबत्ता हमारे फरार का उसे अभी पता नहीं चला होगा। मैं उससे मिलने चाहूंगा, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। पोशाली एक लम्हे के लिए चुप हो गई। पत्तों के ढेर से अगरचे शोले नहीं निकल रहे थे, मगर आग की लाली दूर से नजर आ सकती थी। मैंने अलाव पर मिट्टी डाल दी और दोबारा क्वार्टर में आ गए। यहाँ अंधेरा जरूर था मगर मच्छर कम थे। मैं लकड़ी के फर्श पर बैठ गया और पोशाली बांस की चारपाई पर नीम दराज हो गई। मुझे वो चारपाई पर लेटी साए की तरह नजर आ रही थी।
उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा तो उसकी नीली आंखें चमक रही थीं। तुम अपने एजेंट की दुकान पर कैसे जाओगे? रास्ते में अगर पुलिस ने चेकिंग की तो पकड़ लिए जाओगे। मैंने कहा, खुशहाली, ये खतरा तो हमें मोल लेना पड़ेगा। आखिर यहाँ कब तक यूं ही पड़े रहेंगे? चाणक्य प्लान का मिशन अभी तक नामुकम्मल है। मैं उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है कि मुझे इसी वक्त अपने एजेंट की तरफ चलना चाहिए। हमारा वक्त बड़ा कीमती है। एजेंट दुकान में ही सोता है। खुशहाली भी उठकर बैठ गई। मेरी तरफ अपनी आंखों से देखकर कहने लगी, मेरा ख्याल है कि तुमने ठीक फैसला किया है। तुम अभी जाओ, मैं यहाँ रहकर इंतजार करूंगी। मेरी जेब में 200-250 के करीब रुपए और एक चाकू मौजूद था। पिस्तौल वगैरह नहीं था। अगरचे उसकी जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन पिस्तौल की अदम मौजूदगी में भी मैं अपनी हिफाजत कर सकता था। मैंने खुशहाली को कमरे के अंदर ही रहने की हिदायत की और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकला और दूसरे रास्ते पर दरख्तों के नीचे अंधेरे में चल पड़ा। ये जंगली रास्ता आगे जाकर एक छोटी सड़क पर निकलता था, जहां से मैंने अपना रुख बड़ी सड़क की तरफ कर लिया। मैं चाहता था कि जल्दी से कोई टैक्सी मिल जाए और मैं बुरीला जंक्शन पहुंच जाऊं, क्योंकि रास्ते में पुलिस की चेकिंग का खतरा बराबर मेरे आसाब पर सवार था। मैं खाली सड़क के फुटपाथ पर चला जा रहा था। खंबे की रोशनी आई तो एक तरफ अंधेरे में होकर आगे निकल जाता। अभी तक मुझे कहीं कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दिया था। जहां से बुरीला जंक्शन चौक काफी दूर था और वहां तक पैदल जाना खतरे वाली बात थी। मैं सड़क के एक मोड़ पर पहुंचा तो पहलू वाली सड़क से टैक्सी आती नजर आई। उसकी सुर्ख बत्ती जल रही थी, जिसका मतलब था कि टैक्सी खाली है। मैंने उसे हाथ देकर रोक लिया। टैक्सी एक सिनहाली चला रहा था। मैं टैक्सी में घुस गया और बुरीला जंक्शन चलने को कहा। 20-25 मिनट के बाद कोलंबो की खास मगर रोशनी में डूबी हुई सड़कों पर से गुजरती टैक्सी बुरीला जंक्शन के चौराहे में दाखिल हुई। मैंने उसे एक तरफ रुकवा लिया और किराया अदा करके टेम्पल रोड के फुटपाथ पर रिहायशी फ्लैटों के साथ साथ बुद्ध मंदिर की तरफ चलने लगा। अपने एजेंट की स्टेशनरी की दुकान के पास आकर मैं रुक गया। दुकान बंद थी। ऊपर के फ्लैट में भी अंधेरा छाया हुआ था। मैंने खास अंदाज में 3 बार घंटी का बटन दबाया और दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मेरी आंखें सड़क के दोनों किनारों का जायजा ले रही थीं। थोड़ी देर बाद मैंने सर ऊपर उठाकर देखा। अपने एजेंट के फ्लैट में रोशनी नहीं हो रही थी। घंटी की आवाज यकीनन उसने सुन ली होगी। कहीं वो गहरी नींद न सो रहा हो। फिर ख्याल आया कि जो लोग अपने प्यारे वतन की सलामती और बका की खातिर जान हथेली पर रख कर दुश्मन के पेट में आकर बैठ जाते हैं, उन्हें कभी गहरी नींद नहीं आती। मेरा ये तज्जिया दुरुस्त साबित हुआ और अंदर से दुकान के दरवाजे की चिटखनी खुलने की आवाज आई। उसने मुझे दीवार के साथ लगकर खड़े हुए देख लिया था। मैं तेजी से दुकान में घुस गया। एजेंट ने दरवाजा बंद करके चिटखनी लगाई और मुझे अपने पीछे ऊपर आने का कहा। ऊपर वाले तंग कमरे में जाते ही उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम और खुशहाली दोनों महफूज हो क्या? मैंने कहा, जी हाँ। हमें अल्लाह जाने किस जजीरे पर कैद कर दिया गया था। बड़ी मुश्किल से वहां से फरार का मौका मिला। खुशहाली लाइट हाउस वाली खुफिया कमीनगाह में है। मैं आपको इत्तला देने आया हूँ कि जाने क्या प्लान। मेरी बात काटते हुए वो बिस्तर पर बैठ गया और बोला, मैं सब जानता हूँ। पहली बात ये बताओ कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यहाँ आते किसी ने नहीं देखा? मैंने कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरा ताकुब नहीं किया जा रहा था। एजेंट तुर्श रवि से बोला, ख्याल कोई चीज नहीं होती, मुझे यकीन के साथ हाँ या ना में जवाब दो। मैंने यकीन के साथ कह दिया कि मेरे पीछे कोई आदमी नहीं था और यहाँ दाखिल होते हुए भी मुझे किसी ने नहीं देखा। वो तेजी से उठा, बाजार वाली खिड़की का पट जरा सा खोल कर नीचे झांका और फिर खिड़की बंद करके चारपाई पर बैठ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी बात गौर से सुनो। चाणक्य प्लान की नौयत अब तब्दील हो गई है। भारतीय हुकूमत ने पौंडीचेरी के साहिल के करीब अपने ज़ेर ज़मीन एटमी बिजली घर में चाणक्य प्लान पर काम शुरू कर दिया है। यह काम पौंडीचेरी के अलावा अहमदाबाद के करीब भाभा एटमी मरकज में भी जारी है। मुझे जो हिदायत मिली हैं उनके तहत अब हमारी हुकूमत को चाणक्य प्लान के ब्लूप्रिंट की फिल्म दरकार है। भारतीय एटमी कमीशन ने चाणक्य प्लान के फार्मूले की एक मास्टर कॉपी तैयार कर रखी है। यह अंगूठी के साइज की माइक्रो फिल्म की सूरत में है, जिसमें पौंडीचेरी वाले ज़ेर ज़मीन एटमी बिजली घर के तामीराती नक्शे भी शामिल है। इस अंगूठी को एल्युमिनियम की एक छोटी डिब्बिया में बंद करके दिल्ली के लाल किले में गदर की तस्वीर और नवादिरात के कदीम अजायब घर के तहखाने में लाकर रख दिया गया है। तुम्हें किसी न किसी तरह इस माइक्रोफिल्म की एल्युमिनियम की डिब्बिया को वहां से चुरा कर दिल्ली ही में अपने एजेंट के हवाले करना है। अब सूरत हाल ये है कि हम भारतीय हुकूमत को यूरेनियम की अफजूदगी से किसी तरह नहीं रोक सकते। चुनाचे हमारी हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर इस ज़ेर ज़मीन एटमी बिजली घर और यूरेनियम अफजूदा करने वाले फार्मूले की माइक्रोफिल्म हासिल कर लेते हैं तो हमारी हुकूमत उसे डीप वैल्यू करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश करके दुनिया को भारत के एटमी हथियार तैयार करने के खतरनाक अज़ाइम से बाकायदा सबूत के साथ खबरदार कर सकती है।
यूँ हुकूमत पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी एटमी कमीशन बराए अमन को मजबूर कर सकती है कि वो पौंडीचेरी के एटमी मरकज़ का मुआयना करे। इस सियासी दबाव से भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ मोहलिक अज़ाइम से किसी हद तक रोका जा सकता है। अगर भारत पर इसका असर नहीं होता तो फिर इस माइक्रोफिल्म के एटमी फार्मूले की रोशनी में हम अपने वतन अजीज़ के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने खातिर उसका कोई ना कोई तोड़ दरियाफ्त कर सकते हैं। अब तुम समझ गए होगे कि मामले की नौयत तब्दील होकर कितनी अहम और संगीन हो गई है। मैंने अपने एजेंट के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ बड़े गौर से सुना। मैंने सवाल किया कि चाणक्य प्लान की जो माइक्रोफिल्म लाल किला दिल्ली के अजायब घर में तहखाने के लॉकर में बंद है, उसकी निशानी क्या है? वो बोला, जो इतलात मुझे पहुंचाई गई हैं उनके मुताबिक ये माइक्रोफिल्म एल्युमिनियम की जिस छोटी डिब्बिया में बंद है उसके बाहर एक छोटा सा अशोक चक्कर खुदा हुआ है जो भारत का सरकारी निशान है। एजेंट ने फिर बताया कि एल्युमिनियम की छोटी डिब्बिया पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से एटम बम के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। तुम्हें आज ही किसी वक्त वापस दिल्ली रवाना होना होगा। तुम वहाँ वजीर आजम के इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हो और इस पोजीशन में हो कि इस मिशन को कामयाबी से हमकनार कर सको। इसके बावजूद तुम्हें इंतहाई होशियारी और दूरअंदेशी से काम लेना होगा, मगर इतना याद रखना कि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है और तुम्हें जल्द अज जल्द माइक्रोफिल्म वहां से निकाल कर अपने दिल्ली वाले एजेंट को पहुंचानी है। मादर वतन भी तुमसे यही तफाजा करती है। मैंने तो पहले ही से अपने वतन पाक की सलामती की खातिर जान की बाजी लगा रखी थी और दुश्मनों के मुंह में बैठा हुआ था। मैं हर वक्त पाकिस्तान पर जान कुर्बान करने को तैयार था, अगरचे ये मिशन बहुत पेचीदा और उलझा हुआ था, मगर मुझे अपने अज़्म बलाखेज और अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा था। दिल्ली पहुंचने के बाद तुम शाम को हुमायूं के मकबरे में जाओगे। मकबरे के अकबी लॉन की सीढ़ियों पर मजजूब के रूप में हमारा खास आदमी मिलेगा। इस मिशन में जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है वो तुम्हें मुहैया कर देगा। तुम्हें उस मजजूब के पास जाकर मिठाई पेश करनी है और कहना है, बाबा जी ये मिठाई आपके लिए चाणक्य ने भेजी है। मजजूब तुमसे पूछेगा, वो हरामी खुद क्यों नहीं आया? इसके जवाब में तुम कहोगे, वो हरामी जहन्नुम में पहुंच चुका है। बस यही तुम्हारा कोड है। उसके बाद वो आदमी खुद तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मैंने इन अल्फाज को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया। फिर पोशाली के बारे में पूछा कि वो कहाँ जाएगी, क्या उसे कोलंबो में ही छोड़ दूं? इसके जवाब में अपने एजेंट ने धीमी आवाज में कहा, पोशाली को दिल्ली में कोई नहीं जानता। इस मिशन में तुम्हें उसकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि वहां हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। ये सारा मिशन तुम्हें खुद ही करना होगा। पोशाली को हम तुम्हारे जाने के बाद दिल्ली पहुंचा देंगे। इसका भी इंतजाम हो चुका है। वो तुम्हें दिल्ली की हार्डिंग लाइब्रेरी में मिलेगी। उसने अपने सर के बाल मर्दाना अंदाज में तरशवा रखे होंगे और नीली आंखों को छुपाने के लिए स्याह कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखे होंगे। हार्डिंग लाइब्रेरी में वो असिस्टेंट केयर टेकर का काम कर रही होगी। हमारा एक खास आदमी उसे ये नौकरी दिलवाएगा। तुम दिल्ली पहुंचने के एक हफ्ते बाद हार्डिंग लाइब्रेरी में पोशाली से मुलाकात कर सकते हो। वहाँ उसका नाम नाओमी होगा जिसकी कौमियत इसराइली होगी। अब तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैंने अपने एजेंट को बताया कि मेरे पास कुल मिलाकर 300 के करीब रुपए हैं। उसने बटवा निकाल कर मुझे 100 के 5 नोट दिए और कहा, ये अपने पास रखो, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। अब तुम यहाँ से निकल कर सीधे कोलंबो फोर्ट स्टेशन जाओगे। रात 3:10 पर तुम्हें इटाली मन्नार एक्सप्रेस मिल जाएगी। वहां से तुम स्टीमर पकड़कर बहरे हिंद चैनल पार करके भारत की साहली बंदरगाह धनुषकोडी पहुंच जाओगे। उसके आगे दिल्ली पहुंचना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। वैशाली को मैं सुबह वहां से निकाल कर किसी दूसरे मकाम पर पहुंचा दूंगा। मैंने उसे खुदा हाफिज कहा और बाहर निकल आया। अब मेरी मंजिल दिल्ली थी। दिल्ली जहां से मैं गुंडों के हाथों अगवा होने का ड्रामा रचाकर रूपोश हुआ था। मैंने अपने अगवा में असलियत का रंग भरने के लिए दिल्ली से दूर किसी शहर से अपनी मंगेतर और महबूबा सुजाता को अपने फटे पुराने कागज पर खत भी लिखा था। मुझे यकीन था कि ये खत सुजाता को मिल गया होगा और उसने ये खत पुलिस और मेरे इंटेलिजेंस चीफ तिवाड़ी को भी दिखा दिया होगा। मैंने खत में लिखा था कि ये लोग मुझसे 1 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे हैं जो मैं उन्हें नहीं दे सकता। इस ड्रामे का मकसद महज इतना था कि मुझे श्रीलंका पहुंचकर चाणक्य प्लान वाले मिशन को तकमील तक पहुंचाने का मौका मिल सके। अब एक बार फिर मैं चाणक्य प्लान के अधूरे मिशन को साथ लेकर दिल्ली उन लोगों के दरमियान जा रहा था जिन्हें अगर पता चल जाए कि मैं असल में कैप्टन रामकिशन मेहता नहीं बल्कि गैर मुल्की जासूस हूँ और वजीर आजम के खास इंटेलिजेंस ब्यूरो में फर्स्ट सेक्रेटरी के ओहदे पर मामूर हूँ, तो वो 1001 मरतबा फांसी चढ़ाकर मेरी लाश कुत्तों के आगे फेंक देते। कुछ दूर जाने पर एक टैक्सी मिल गई जिसने मुझे कोलंबो के बड़े स्टेशन फोर्ट पहुंचा दिया। स्टेशन पर काफी रौनक थी। ये चहल पहल और लोगों की रौनक मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। मैं टिकट काउंटर की तरफ आ गया। मेरे कपड़े बोसीता और आम वर्करों जैसे थे, इसलिए मैं 3rd क्लास की कतार में जाकर खड़ा हो गया। बारी आई तो मैंने टाली मन्नार तक का 3rd क्लास का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिया।
स्टेशन की घड़ी रात के 2:15 बजा रही थी। टालीमनार एक्सप्रेस अपने वक्त के मुताबिक 3:10 पर रवाना होती थी, जबकि मुझसे सुकून के साथ एक जगह बैठा नहीं जा रहा था। मैं टहलता टहलता सेकंड क्लास के एक वेटिंग रूम में दाखिल हो गया, जहां कुछ लोग बेद की आरामदेह कुर्सियों पर टांगे पसारे आराम कर रहे थे। एक बूढ़ा सिन्हाली अपनी दाढ़ी में छोटी सी कंघी फेर रहा था। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराया। मैं सीधा बाथरूम में दाखिल हो गया। कुछ वक्त बाथरूम में गुजारा। थर्ड क्लास वेटिंग रूम की तरफ जाना मुनासिब नहीं था।